हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, सी एस एस। हम लोग बहुत दिन से सी एस एस का इंतज़ार कर रहे थे। अब जानेंगे अच्छी तरह से सी एस एस क्या होता है। सी एस एस में बहुत कुछ सीखेंगे। सी एस एस सीखते सीखते हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे जो कि फ्रंट एंड पर बेस्ड होगा। सही है। तो चलिए सी एस एस की तरफ बढ़ने से पहले एक बार अपना रिकैप कर लेते हैं। अभी तक एच टी एम एल में हम लोग क्या क्या सीखे। तो याद करें, एच टी एम एल में हम लोग बहुत कुछ सीखे थे। लाइक हम लोग छोटा मोटा टैग सीखे थे, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, आई एम जी टैग, और बहुत सारे इसमें एट्रीब्यूट सीखे थे। फ्रेम्स के बारे में सीखे थे, आई फ्रेम क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखे लिस्ट्स के बारे में, टेबल के बारे में, हम लोग फॉर्म के बारे में सीखे, और भी बहुत कुछ किए हैं। एलॉन मस्क वाला जो वेबसाइट था उसको बनाए। तो एच टी एम एल तो मोर देन सफिशिएंट हम लोग कर लिए जितना ज़रूरी था। तो चलिए अब हम लोग सी एस एस की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या सी एस एस पढ़ते हैं, सी एस एस क्या होता है, सी एस एस कैसे काम करता है। सारा आपका जितना भी डाउट है इस लेक्चर में ख़त्म किया जाएगा सी एस एस के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सी एस एस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं सी एस एस का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सही है। अब बात आती है भैया होता क्या है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब क्या है, व्हाट इज सी एस एस। तो देखिए, सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज। इट इज अ कौन सा लैंग्वेज है, ए स्टाइल शीट लैंग्वेज है। देखिए हम लोग अभी तक कितने तरह के लैंग्वेज जाने। एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है। दूसरा क्या होता है, दूसरा अपना होता है मार्कअप लैंग्वेज जो कि एच टी एम एल था, एच जी एम एल, एक्स एम एल, बहुत सारा होता है मार्कअप लैंग्वेज। सही है। अब सी एस एस कैसा लैंग्वेज है, सी एस एस एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। और यूज क्यों करते हैं हम लोग, जो डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका फॉर्मेटिंग, उसका स्टाइल, उसका लुक चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज को यूज करते हैं, सी एस एस, जो कि एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। सही है। अब ये क्या करता है सी एस एस, इट प्रोवाइड एन एडिशनल फीचर टू एच टी एम एल। क्या करता है, एच टी एम एल को और ज़्यादा एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है। कैसा फीचर्स अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इट इज़ जनरली यूज विथ एच टी एम एल टू चेंज द स्टाइल ऑफ वेब पेज एंड यूजर इंटरफेस। कहाँ पे जनरली सी एस एस को यूज करते हैं, एच टी एम एल के साथ यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो यूजर का इंटरफेस है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं जो आपको दिखता है उस इंटरफेस को चेंज करने के लिए हम लोग एक स्टाइल शीट लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कि अपना सी एस एस है। इतना बात क्लियर। अब तो बात हो गई, सब भरभल बात चल रहा है, हम लोग को ऐसे समझ में नहीं आता, हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके समझ में आता है। सही है। तो अभी देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जानेंगे सब कुछ। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और क्या है, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द ओल्ड लुक ऑफ एच टी एम एल पेज टू न्यू लुक। अब ये क्या है भाई, ओल्ड लुक और न्यू लुक। तो देखो एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप क्या देख रहे हैं, दोनों अमेजोन का वेबसाइट है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। पहला वाला जो आपको इमेज दिख रहा है, पहला वाला इमेज जो है वो अमेजोन का वेबसाइट है बिना सी एस एस के, और दूसरा इमेज देखिए अमेजोन का वेबसाइट है, सेम वेबसाइट जिसमें सी एस एस ऐड है। क्या आप लोग को अंतर दिख रहा है, दिख रहा है कितना डली सा वेबसाइट लग रहा है बिना सी एस एस का, और जैसे ही हम सी एस एस को इंट्रोड्यूस किए कितना सुंदर सा वेबसाइट लग रहा है। अभी खुद से करके देखेंगे, बहुत सारे वेबसाइट पर चलेंगे। चलिए, तो बहुत सारे वेबसाइट पर जाने के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। चलिए खोल लेते हैं अपना क्रोम। खुल गया क्रोम, ओके। तो चलिए पहले कहाँ चलते हैं हम लोग, पहले हम लोग चलते हैं अमेजोन पर ही चलते हैं। अमेजोन पर चलते हैं, क्या चल रहा है अमेजोन के ऊपर, चलिए देखते हैं। हम आ गए अपने अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, इसमें सी एस एस है। तो चलिए सी एस एस को हटाते हैं, सी एस एस को हटाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट किए, और जो हेड फाइल है इसी को हटा देते हैं। कहाँ गया अपना हेड फाइल, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कैसा दिख रहा है, खुद से देखिए कैसा दिख रहा है अमेजोन का साइट बिना सी एस एस का। अरे कुछ समझ में आ रहा है, और समझ में भी आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। देख लीजिए, खुद से देख लीजिए कैसा दिख रहा है। अब समझिए सी एस एस का इम्पोर्टेंस कितना है एक वेब डेवलपमेंट के अंदर। और भी दूसरा साइट चलते हैं। अब कौन सा साइट चले, मैगलम चला जाए।
चलिए माइक्लैम को देख लेते हैं। माइक्लैम देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना, ये कितना सुंदर सा एकदम, बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। अब देखिए इसका हम CSS हटाते हैं, देखिए कितना गंदा सा लगेगा। कहाँ गया अपना हेड सेक्शन? ओके, देखिए कैसा दिख रहा है, देख रहे हैं ना। बिना CSS के पूरा डल ही बन जा रहा है एक वेबसाइट, एक सुंदर सा वेबसाइट इतना डल बन जा रहा है। तो अब आप लोग CSS का इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे, CSS कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो अब बात आती है CSS कितने तरह के होते हैं। तो CSS कितने तरह के होते हैं? CSS 3 तरह के होते हैं। अब कौन कौन सा CSS? आप लोग CSS के बारे में तो जान गए ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या करता है, क्या है, जान गए। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? चलिए अभी देखते हैं। पहला होता है इनलाइन, पहला नहीं मतलब एक इनलाइन होता है। फिर दूसरा क्या होता है? इंटरनल और एम्बेडेड CSS। और तीसरा क्या होता है? एक्सटर्नल CSS। अब आप बोलिएगा भैया इसमें अंतर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। इनलाइन CSS क्या होता है? CSS प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रोट इनसाइड दैट टैग। इसका क्या मतलब? अब जो CSS प्रॉपर्टी होगा, जैसे अभी आप याद कीजिए, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे पैराग्राफ के ऊपर कलर ऐड करना पड़ता था। क्या करते थे? पैराग्राफ के ओपनिंग टाइम में जाते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे? स्टाइल लिखते थे, और कलर को क्या चेंज कर देते थे? जो भी अपना कलर चाहिए, ऐसा ही कुछ करते थे, याद है ना। तो ऐसे CSS को हम क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा CSS कौन सा है? इंटरनल CSS। अभी इसके बारे में अभी हम लोग फिर से करके देखेंगे, चिंता नहीं करेंगे। अब दूसरा कौन सा अपना? इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS क्या होता है? तो इंटरनल CSS प्रॉपर्टी रोट एवं बॉडी टैग। CSS प्रॉपर्टी कहाँ लिखा हुआ रहता है? बॉडी टैग के ऊपर। तो अभी याद कीजिए, हम लोग जब टेबल के बारे में सीख रहे थे तो टेबल के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टी लगा रहे थे, जैसे कॉल स्पैन प्रॉपर्टी टेबल के ऊपर, अलाइन आइटम्स करके प्रॉपर्टी, तो सॉरी टेक्स्ट अलाइन करके प्रॉपर्टी जो लगा रहे थे, कहाँ लगा रहे थे? याद कीजिए। तो बॉडी टैग के ऊपर हम लोग जाते थे और एक टैग लगाते थे हेड के अंदर, कौन सा? स्टाइल लगाते थे। और स्टाइल के अंदर हम लोग लिखते थे अपना जो भी जिस तरह का CSS चाहिए, कलर चेंज करना पड़ता था, बैकग्राउंड जो भी इसके अंदर लिखते थे। ऐसे CSS को क्या बोलते हैं? इंटरनल CSS। अभी देखेंगे इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और तीसरा कौन सा है? एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्या है? CSS प्रॉपर्टी इज रिटन इन न्यू CSS फाइल एंड इज लिंक टू द प्रेजेंट HTML फाइल। अब ये क्या चीज़ है? बिल्कुल नया आप लोग के लिए। अभी बताते हैं इसमें क्या बोल रहा है। जो CSS, जैसे हम HTML का एक फाइल बनाते थे .html करके, वैसा ही एक फाइल बनाएंगे .css करके, ठीक है। अब दो अलग अलग फाइल है हम लोग के पास, तो दोनों को लिंक करना पड़ेगा। तो हम HTML में आके अपने CSS फाइल को लिंक कर देंगे और वहाँ पे जो CSS लिखेंगे अपने प्रेजेंट वाले HTML फॉर्म या HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर चेंजेस करना शुरू करेगा। अब कैसे होगा तो अभी हम लोग देखेंगे। तो इतना चीज़ सीखने के लिए हम लोग को कहाँ चलना पड़ेगा? एज यूजुअल अपने VS कोड में। चलिए हम लोग आगे अपने VS कोड में बनाते हैं एक नया फाइल, कौन सा? lecture10.html। सही है। आप लोग तो बॉयलर प्लेट जनरेट करना सीख गए हैं। क्या करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर, आ गया अपना। चलिए इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। टाइटल क्या रखते हैं? CSS, कुछ भी रख सकते हैं आप टाइटल। अब देखिए, चलिए कुछ जल्दी से एक हेडिंग बनाते हैं। क्या? H1। ओके एक मिनट, H1। और यहाँ पे लिखते हैं क्या? Here we are going to learn about CSS। और जल्दी से गो लाइव कर लेते हैं। सही है। चलिए गो लाइव हो गया। इसको छोटा छोटा कर लेते हैं, अच्छा लगता है। एक सेकेंड, हियर वी गो। ओके सही है। इसको ऑल्ट जेड करते हैं जिससे नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H1 लिख लिए। अब हमें यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, कलर लिखेंगे और कलर सेट कर देंगे। जैसे हमको अभी ब्लू कलर चाहिए, देखिए इससे क्या हुआ? अपने टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया। सही है। अब ऐसा CSS जब आप अप्लाई करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन CSS। सही है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनलाइन CSS। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ओके। यहाँ पे
तो जब भी आप टैग के अंदर CSS लिखे उस CSS को क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS। सही है, तो एक हम इनलाइन CSS यहाँ पे लिख लिए। क्या चल रहा है भाई? ओके चलिए, इनलाइन CSS लिख लिया। एक और के ऊपर इनलाइन CSS लगा के देखते हैं, पैराग्राफ के ऊपर। दिस इज पैराग्राफ। इसके ऊपर चलिए हम लोग इनलाइन नहीं, इसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल CSS लगाते हैं। तो एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? हम लोग को जाना पड़ेगा हेड टैग के ऊपर। और हेड टैग में हम क्या लिखते हैं? स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल टैग लगाएं। और हमको किसके ऊपर लगाना है? CSS पैराग्राफ के ऊपर। तो लिखते हैं P, और क्या हम चाहते हैं? कलर चेंज हो जाए, किस में? रेड में चेंज हो जाए। तो देखिए कलर अपना चेंज हो गया रेड में। तो अब देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है अभी देखते हैं। ओके 1 मिनट दीजिएगा हमको, गिव मी 1 सेक। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए? हम लोग आए अपने H1 टैग के ओपनिंग में, H1 ओपनिंग टैग में आए। यहाँ से यहाँ तक अपना ओपनिंग लाइक कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। अब हम क्या बोले? हम अपने ओपनिंग टैग के अंदर गए और हम क्या लगा दिए? स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट लगा दिए और उसका कलर क्या सेट कर दिए? ब्लू सेट कर दिए। इससे क्या हुआ? अपना जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कलर ब्लू हो गया। तो ऐसे CSS को क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS। ठीक है, अब दूसरा हम क्या किए? दूसरा हम एक पैराग्राफ यहाँ पे बनाए और इस पैराग्राफ का जो CSS प्रॉपर्टी है कहाँ लिखे? हम स्टाइल वाले इस टैग के अंदर लिखें। तो जब भी ऐसा हम लोग CSS लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनल और एम्बेडेड CSS। ठीक है, अब ऐसे लिखने से क्या हुआ? अपना पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। तो इनलाइन और इंटरनल तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कौन सा? एक्सटर्नल CSS। तो चलिए देख लेते हैं एक्सटर्नल CSS कैसे काम करता है, क्या है एक्सटर्नल CSS। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? एक H2 बनाते हैं। सही है, हम बनाए एक H2 और यहाँ पे क्या कंटेंट लिखते हैं? Here we will learn about एक्सटर्नल CSS। सही है, अब देखिए यहाँ पे तो हम लिख दिए, लेकिन आप चेंज कैसे करें? एक्सटर्नल CSS होता क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 सेकंड रुकिए। ओके, हम आए अपने फाइल में और यहाँ पे क्या करेंगे? आप कोई भी नाम से बना सकते हैं, जो भी रैंडम सा नाम है। जैसे अभी तो हम थोड़ी देर के लेक्चर 10 नाम से ही बना लेते हैं, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम बनाते हैं lecture10.css। इस बार देखिए क्या है एक्सटेंशन? .css। अगर याद करें HTML में क्या लगाते हैं? .html। तो यहाँ पे लगाएं क्या? .css। ठीक है, अब .css लगाएं तो सिंपल हम क्या चाहते हैं? H2 का कलर चेंज हो जाए, तो हम सिंपल H2 लिखेंगे और कलर को क्या सेट कर देंगे? इस बार करते हैं ग्रीन कलर। अब देखिए आप बोलिएगा यहाँ पे ग्रीन लिखें, यहाँ पे तो चेंजेस नहीं आया, ग्रीन तो दिख नहीं रहा। अब ऐसा क्यों? तो देखो भाई, हम जब दो अलग अलग फाइल बनाएं तो दोनों को किसी तरह से लिंक करना पड़ेगा ना, तभी तो अपने जो lecture10.html वाला फाइल है उसको पता चलेगा अच्छा ये सारा प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाना है। तो कैसे पता चलेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिंक करना सीखते हैं। तो लिंक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम आएंगे अपने हेड टैग में और यहाँ पे लिखेंगे एक टैग लगाएंगे लिंक। ठीक है, और लिंक टैग के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। कब देखे थे लिंक टैग को? लिंक टैग को हम लोग तब देखे थे जब हम लोग फेविकॉन के बारे में सीख रहे थे। तो लिंक टैग के जो 2 एट्रीब्यूट हैं रेल और href में, तो href के ऊपर हम लोग क्या करते थे? href के तो हम लोग पहले से जानते हैं, वहाँ पे हम किसी भी चीज़ का जिस चीज़ को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसका एड्रेस डालते थे। और रेल में हम क्या स्पेसिफाई करते थे? किस तरह का अपना फाइल है, जो एड्रेस है किस तरह का एड्रेस है। तो फेविकॉन के केस में हम लोग क्या सेट किए थे? स्टाइल शीट को इसको सेट किए थे हम लोग आइकन। सही है, और href में एड्रेस डाले थे। तो अभी href के अंदर हम क्या डालेंगे? अपना जो CSS फाइल है उसका लोकेशन। तो अपना CSS फाइल का लोकेशन क्या? lec10.css, यही है। और देखिए जैसे ही lecture10.css को यहाँ लिंक किए, दिखा अपने आप ग्रीन कलर चेंज हो गया। दिख रहा है ना? दिखा ना? सही है।
और देखिए रेल वाले जो एट्रीब्यूट है इसका वैल्यू क्या सेट करेंगे, स्टाइल सीट। सही है, देख रहे हैं ना कलर चेंज हो गया। तो क्या अब हम मान के चले आपको तीनों CSS के बारे में पता चल गया होगा। अब आप बोलिएगा कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो जनरली जो सारे यूजर करते क्या है, आप दो अलग अलग फाइल बनाइए, ठीक है। एक CSS का अलग फाइल बनाइए, HTML वाला अलग फाइल बनाइए और दोनों को लिंक कीजिए। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। पहला तो यहाँ पे इनलाइन CSS लिखने से क्या प्रॉब्लम होता है, इनलाइन CSS से आप एक के ही ऊपर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको H1 के ऊपर चेंज लाना है तो H1 के ऊपर चेंज आएगा, पैराग्राफ के ऊपर चेंज नहीं आ जाएगा। लेकिन हम लोग को कंबाइन चेंज लाना है, ग्रुप में चेंज लाना है, तो उसके लिए तो आप लोगों को क्या करना होगा, इनलाइन CSS को तो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन बचता है कि आप एक्सटर्नल को यूज कीजिए और दूसरा क्या, इंटरनल को यूज कीजिए। तो देखिए अब इंटरनल और एक्सटर्नल में बात आती है कौन अच्छा है, तो हम ज़्यादातर आप लोग को प्रेफर करेंगे क्या, आप लोग एक्सटर्नल का यूज कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक्सटर्नल जब आप यूज करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, तो आपको डिबग करने में प्रॉब्लम कम आएगा। डिबगिंग जैसे आपको कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम फंस गया, तो आप पैरेलली आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं, इस टैग के लिए कहाँ पे एट्रीब्यूट या CSS कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको डिबग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और क्या है फ़ायदा, आप एक ही फाइल के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, तो जब कोड रेंडर होगा, तो कोड कैसे रेंडर होता है, ऊपर से कोड पढ़ा जाता है, सही है, कोड यहाँ से पढ़ना शुरू होगा। तो ऐसे करते जाइएगा तो CSS का 1000 लाइन 2000 लाइन ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या होगा, एक एक करके रेंडर करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आप नया फाइल में लिखते हैं पैरेलली दोनों, तो इस एलिमेंट के लिए हमको CSS चाहिए, तो यहाँ से पिक होके आते रहेगा पैरेलली, तो ज़्यादा एफिशिएंट है दो अलग अलग फाइल बनाना। लेकिन अभी आपको सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ही फाइल के अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इंटरनल CSS ज़्यादातर यूज करेंगे, ज़्यादातर प्रेफर करेंगे इंटरनल CSS यूज करने का। आप लोग ट्राई कीजिएगा किसका, एक्सटर्नल का यूज करने का, ठीक है। इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ द डे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम लोग को चीज़ों के ऊपर काम करना आना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली जॉब लगना चाहिए, अल्टीमेटली हम लोग फ्रीलांसिंग करना आना चाहिए, अल्टीमेटली हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। सही है, चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने वेब पेज के इधर, वेब पेज के इधर नहीं, अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ओके, अब बात आती है CSS सेलेक्टर्स के बारे में। अब CSS सेलेक्टर क्या होते हैं, हम लोग क्या क्या सीख लिए, हम लोग CSS के बारे में जान गए, CSS का इंपॉर्टेंस देखें, और क्या देखें, CSS के टाइप्स देखें, कितने तरह के CSS होते हैं। अब बात आती है क्या, CSS सेलेक्टर। अब आप बोलिए क्या होता है भैया CSS सेलेक्टर, तो चलिए जानते हैं CSS सेलेक्टर क्या होता है। तो CSS सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट विच वी वांट टू स्टाइल। अब क्या मतलब इसका, तो देखिए CSS सेलेक्टर क्या करता है, जो भी HTML एलिमेंट के ऊपर आपको चेंज करना है उसको सेलेक्ट करने में सिलेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। जैसे हम लोग को क्या, पैराग्राफ एलिमेंट को ऊपर चेंज करना था, तो हम यहाँ पे P लिखते थे और इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स है लिखते थे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं सेलेक्टर। आप किसको सेलेक्ट किए, पैराग्राफ को सेलेक्ट किए, किसका यूज करके, एक सेलेक्टर का यूज करके। अभी देखते हैं कितने तरह के सेलेक्टर होते हैं, सब कुछ देखते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। सपोज देयर इज एनी पैराग्राफ एंड वी वांट इट्स कलर शुड चेंज टू रेड, वी कैन ईजिली डू दैट विथ CSS सेलेक्टर। जैसे देखिए कोई पैराग्राफ है और इसका कलर हम क्या चाहते हैं, रेड हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं CSS सेलेक्टर का यूज करके। सही है, आप चलिए देखते हैं CSS सेलेक्टर कितने तरह के होते हैं, कैसा कैसा होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर। कितने तरह के CSS सेलेक्टर होते हैं, 5 तरह के। अब देखिए अब क्या फ्लो चल रहा है, पहले हम लोग CSS के बारे में सीखें, CSS का टाइप सीखें, इनलाइन जो भी है, एक्सटर्नल, इंटरनल। अब क्या हुआ, अब इतना चीज़ इंटरनल, ओके, इतना चीज़ सीखने के बाद क्या किए, अब हम लोग जा रहे हैं CSS सेलेक्टर की तरफ, और CSS सेलेक्टर में भी बहुत सारा टाइप सीखेंगे, तो फ्लो अपना CSS का शुरू हो गया चलना। अब चलिए देखिए पहला सेलेक्टर देखते हैं। पहला क्या है, CSS एलिमेंट सेलेक्टर। इसको तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चलिए अभी देखेंगे।
दूसरा क्या है, CSS ID सेलेक्टर, आप लोग के लिए नया होगा। थोड़ा बहुत आप लोग को ID के बारे में पता चला होगा, फॉर्म जब हम बना रहे हैं उस समय आप लोग को बताए थे ID क्या होता है। ID क्या होता है, एक यूनिक नेम हम देते हैं किसी भी एलिमेंट को। अभी फिर से हम लोग देखेंगे, चिंता नहीं कीजिए। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है अपना CSS क्लास सेलेक्टर, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, अभी जानेंगे। फिर अपना चौथा है CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, और पांचवा क्या है CSS ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर को भी हम लोग जानते हैं, ग्रुप सेलेक्टर कैसे काम करता है, जैसे P लिख देते थे, कॉमा हेडिंग लिख देते थे, इसके ऊपर जो हम लोग चेंजेस लाते थे, ऐसे को बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर। और 5 ही नहीं, और भी होते हैं सब, जैसे स्यूडो सेलेक्टर्स, तो सबके बारे में भी जानेंगे, लेकिन मेनली 5 ही होता है, ठीक है, CSS सेलेक्टर। तो चलिए पहला अपना CSS सेलेक्टर देखते हैं। पहला अपना कौन सा है CSS सेलेक्टर, पहला अपना CSS सेलेक्टर है एक एलिमेंट सेलेक्टर। अब देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर काम कैसे करता है, और हम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। तो चलिए देखने के लिए हम लोग को कहाँ चलना पड़ेगा, हम लोग आ गए अपने VS कोड के ऊपर, और चलिए सब कुछ क्लियर करते हैं और देखते हैं CSS सेलेक्टर क्या होता है। ओके, नहीं CSS कौन, एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, चलिए अपने क्रोम को बगल में लाते हैं। ओके, हम लिखते हैं पैराग्राफ, और लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ, कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। फिर हम लिखते हैं एक हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 2। फिर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लोग प्री लिखते हैं, प्री का भी यूज कर लेते हैं। दिस इज प्री टैग यूज टू सॉल्व पोएट प्रॉब्लम। सही है। ओके, आप देखिएगा यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है। भैया क्यों आ रहा है ग्रीन कलर, क्योंकि जो अपना CSS वाला फाइल है इसका जो H2 के ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स लगाया हुआ है, जैसे देखिए H2 के ऊपर कलर ग्रीन किया हुआ है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसका कलर ग्रीन चेंज हो जा रहा है। तभी इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम लोग उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं इसके ऊपर, हम आप लोग को एक्सटर्नल CSS में ही काम करके बताएंगे। तो चलिए इस फाइल को डिलीट करते हैं, ऐसे लिंक को भी हटाते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट लिख लिए। कौन कौन सा एलिमेंट, एक पैराग्राफ का एलिमेंट, दूसरा हेडिंग 2 का एलिमेंट, तीसरा प्री एलिमेंट। अब हम चाहते हैं अपने इस एलिमेंट के ऊपर CSS अप्लाई करें, तो चलिए CSS अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे CSS अप्लाई, तो सिंपल, आप यहाँ पे आइए हेड टैग के ऊपर और एक स्टाइल नाम का टैग लगाइए। अब हम किस किस एलिमेंट के ऊपर चाहते हैं चेंजेस आए, तो हम चाहते हैं अपना पहला चेंजेस आए पैराग्राफ के ऊपर, तो सिंपल यहाँ पे P लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, और क्या चेंजेस चाहते हैं, तो हम चाहते हैं भैया इसका कलर रेड हो जाए, सिंपल। तो देखिए कलर तो रेड हो गया, सही है। तो हम पैराग्राफ एलिमेंट का कलर चेंज कर दिए। तो इस तरीके से कलर जो चेंज किए इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, सही है। अब दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, सपोज हम प्री को सेलेक्ट करते हैं, और प्री का हम क्या चाहते हैं, तो प्री का बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। देखिए प्री का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, सही है। तो हम यहाँ से इससे क्या किए, हम प्री एलिमेंट को हम ऐसे सेलेक्ट किए, इस तरह का सेलेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट सेलेक्टर, सही है। चलिए दूसरे एलिमेंट को भी सेलेक्ट करके देखते हैं, किसको, H2 को सेलेक्ट करके देखते हैं। तो H2 लिखें, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस खोलें, और हम H2 का क्या चाहते हैं, चलिए इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, तो फॉन्ट फैमिली लगाते हैं और इसको करते हैं, देखिए एरियल, देखिए फॉन्ट चेंज होते आपको दिखा क्या, देखा ना, H2 का फॉन्ट चेंज हो गया। तो ऐसे जब भी हम अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब किसका बात आता है, CSS ID सेलेक्टर। अब हमको याद है, आप लोग को ID के बारे में तो बताए थे, तो थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा ID के बारे में, ID क्या होता है। तो चलिए अभी देखते हैं ID क्या होता है। तो ID के बारे में भी मतलब VS कोड में चलने से पहले थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, द ID सेलेक्टर select the ID attribute of an HTML element to select a specific element. An ID is always unique within the page,
So it is chosen to select a single unique element. It is written with the hash character followed by the ID of the element. अब भैया देखिए ID क्या होता है. ID क्या करता है, ID सेलेक्टर उस HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके ऊपर ID वाला एट्रीब्यूट लगा हुआ है. अब क्या हम बोल रहे हैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी देखेंगे. अब आईडी क्या होता है, आईडी क्या होता है, एक आईडी एक यूनिक नेम होता है किसी भी एलिमेंट का. जैसा पैराग्राफ एलिमेंट है तो हम इसको एक यूनिक नेम दे देंगे. यूनिक नेम कुछ भी, आईडी जैसे हम इसको अमन दे दिए, कुछ भी आप आईडी दे सकते हैं. इसको आईडी हम पैरा दे दिए, पैरा. तो आईडी क्या होता है, एक यूनिक नाम जो पर्टिकुलर एलिमेंट को मिले. अब सेम आईडी आप दूसरे एलिमेंट को आप नहीं दे सकते हैं. जैसे अब दूसरा कोई पैराग्राफ है उसके ऊपर आप दूसरा आईडी लगा सकते हैं, लेकिन सेम यही आईडी या अमन या पैरा वाला सेम जो इसके ऊपर लगा है वो वाला आईडी इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं. हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए अच्छे से समझने के लिए अपना सिंपल सोल्यूशन कहाँ चलते हैं, कोड की तरफ. तो चलिए VS कोड चलते हैं. हम लोग आ गए अपने VS कोड के ऊपर. ओके, अभी थोड़ी देर के लिए एलिमेंट सेलेक्टर्स को हटाते हैं. सही है, अपना लाते हैं क्रोम ब्राउजर. यहाँ रहा अपना क्रोम ब्राउजर, इसके ऊपर कोई CSS नहीं लगा हुआ है. सही है. अब देखिए, अब हम क्या बोले, हम पैराग्राफ में गए और पैराग्राफ को एक आईडी दी है. अब बात आती है आईडी कैसे देंगे, तो सिंपल एक आप आईडी एट्रीब्यूट लगाइए. कैसे लगाएंगे, तो सिंपल यहाँ पे आईडी लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए. आपको देखिए क्या आ गया, आईडी इज इक्वल टू और क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा. इसके अंदर आप क्या लिखिए, इसका एक यूनिक नाम दीजिए. चलिए सपोज हम इसका यूनिक नाम दे देते हैं पैरा. अब यूनिक नाम दे दिए पैरा. अब हम चाहते हैं क्या, जो अपना पैरा वाला आईडी है इस एलिमेंट के ऊपर चेंजेस आए. ठीक है, तो इसके ऊपर चेंजेस आने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने स्टाइल में जाएंगे और इस आईडी को सेलेक्ट करेंगे. कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इस आईडी को सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले हैज का सिंबल लगाना होगा और आईडी का नाम लिखना होगा. अपना आईडी का नाम क्या है, पैरा, और करली ब्रेसेस खोलिए और जो भी CSS प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाना चाहते हैं. अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग कलर लगाते हैं और कलर को सेट करते हैं एक्वा. अब देखिए क्या हुआ, इस पैराग्राफ का कलर एक्वा हो गया. दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए ठीक से देखिए, पैराग्राफ का कलर तो एक्वा हो गया. तो जब भी हम लोग इस तरह से एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक आईडी सेलेक्टर. अब हम क्या बोल लेते हैं, जब इसको एक पैरा आईडी दे दिए तो आप दूसरे को आप पैरा आईडी नहीं दे सकते हैं. जैसे यहाँ पे पैरा आईडी नहीं दे सकते हैं. दो काम किया, क्या हुआ, यहाँ पे हम दिए, काम तो कर गया, बट ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है, अब सपोज सोचिए, ठीक है, अब हमको, अच्छा अभी आगे बात करते हैं. ठीक है, इसके ऊपर भी हम H2 एलिमेंट के ऊपर भी कुछ चेंजेस लाते हैं यूजिंग किसका, यूजिंग आईडी. तो इस बार इसका आईडी दे देते हैं हम अमन. आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, आप लोग बोलिएगा पैराग्राफ टैग यूज करें इसीलिए पैरा दे रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी रैंडम सा नाम दे सकते हैं. लेकिन हम लोग पैराग्राफ आईडी के पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर जो आईडी लगाया उसका नाम पैरा क्यों दिए, क्योंकि एक कन्वेंशनल तरीका है ऐसा नाम देने का, इसीलिए हम पैरा उसका नाम दिए. हम चाहें तो इसका नाम अमन भी दे सकते हैं. जैसे अमन दिए, हम चाहते हैं अमन वाले आईडी के ऊपर चेंज आए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हैज अमन, और क्या चाहते हैं, जो कलर है भैया इसका कलर कर दो रेड. देखिए कलर हुआ है रेड, और अपने हेडिंग टू का कलर चेंज हो गया रेड में. सही है, इतना बात क्लियर. आप बोलिएगा सपोज भैया इसका कलर हम एक्वा करते हैं, तो हम चाहते हैं पैराग्राफ के भी ऊपर कलर एक्वा आए और हम चाहते हैं अमन के भी ऊपर कलर कौन सा है, एक्वा है. तो आप बोले आईडी तो एक यूनिक नाम होता है तो हम एक ही बार लिख सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा बार बार करेंगे क्या, हर एक को एक नया आईडी देंगे उसका फिर कलर सेट करेंगे. कुछ ऐसा नहीं है जो हर एक एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, तो ऐसा भी है, अभी उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, और अब देखिए बात आती है, जब हम लोग के पास एलिमेंट सेलेक्टर था ही तो नया सेलेक्टर इंट्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा.
वो ऑलरेडी एलिमेंट सेलेक्टर था, एलिमेंट सेलेक्टर अच्छे से काम कर रहा था, तो फिर ये नया आईडी सेलेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किए, और भी 5 तरह के सिलेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किए। तो चलिए जानते हैं जो कौन सा है एक एलिमेंट सेलेक्टर का क्या है। तो सपोज यहाँ पे देखिए, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, कोई इशू नहीं, ओके। अब हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ लगाते हैं, ठीक है, और इस पैराग्राफ का हम कंटेंट क्या देते हैं, दिस इज पैराग्राफ जो भी है 2। अब हम एलिमेंट सेलेक्टर से क्या होगा, हम यहाँ पे पी टैग लगाएं और इसका कलर किए रेड। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही कलर रेड किए, आप देखें दोनों पैराग्राफ का कलर चेंज रेड हो गया। तो हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे सिर्फ मेरा ऊपर वाला का इसका कलर रेड हो। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। मतलब अपना अगर सपोज बहुत बड़ा, मतलब 1000 लाइन का HTML लिखा हुआ है और उसके अंदर 50 पैराग्राफ टैग हैं, और हम एलिमेंट सेलेक्टर की यूज करते हैं एक पैराग्राफ के ऊपर चेंज लाने के लिए। तो देख रहे हैं क्या होगा, 50 के ऊपर चेंज आ जाएगा, जिससे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हम किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर चेंज लाना चाहते हो, कैसे लाएंगे। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए, हम लोग इंट्रोड्यूस किए किसका, एक आईडी सेलेक्टर का। समझ रहे हैं आप, एक दूसरे को लिंक कीजिए। देखिए कुछ अपना एलिमेंट सेलेक्टर प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या लाएं, हम लोग आईडी सेलेक्टर लाएं। देखिए प्रॉब्लम नहीं, एक एलिमेंट सेलेक्टर का अपना काम है, एक आईडी सेलेक्टर का अपना काम है, एक क्लास सेलेक्टर का अपना काम है, लेकिन कुछ कुछ तो सब में प्रॉब्लम्स है ना, जिसको फिक्स करने के लिए हम दूसरा को इंट्रोड्यूस करते चले गए। एक सेलेक्टर सफिशियंट तो नहीं था। तो आप लोग को आईडी सेलेक्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब अगला सेलेक्टर हम लोग देखते हैं। तो अपना अगला सेलेक्टर कौन सा है, अपना अगला सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। अब देखिए जो हम प्रॉब्लम को, आपको जो इशू को हम रिजॉल्व करवा रहे थे, जैसे हमको बहुत सारा अलग अलग एलिमेंट सेलेक्ट करना हो और उसके ऊपर हम सेम चेंजेस चाहते हैं आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्लास सेलेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास सेलेक्टर क्या है। देखिए द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट। क्लास सेलेक्टर क्या करता है, HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है विथ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। किस एट्रीब्यूट को यूज करके, आईडी सेलेक्टर आईडी एट्रीब्यूट को यूज करता था, क्लास सेलेक्टर क्लास एट्रीब्यूट को यूज करता है, सही है। इट इज यूज विथ अ पीरियड कैरेक्टर। पीरियड कौन, जब भी उसमें देखिए, उसमें जब आईडी सेलेक्टर में हम यहाँ पे हैश सिंबल लगाते थे, फिर आईडी का नाम लिखते थे, और जब भी आप क्लास सेलेक्टर यूज कीजिएगा तो उसमें पीरियड सिंबल लगाना होगा, मतलब फुल स्टॉप सिंबल लगाना होगा, ठीक है, और फॉलोड बाय क्या, उस क्लास का नाम, सही है। आप देखिए क्लास नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, क्लास का जो नाम है, जैसे यहाँ पे देखिए आईडी का नाम 2 पैरा आप लिख सकते हैं, एक नंबर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्लास को एक नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं। देख लेते हैं, नोट में नहीं है कुछ, सही है। क्लास को क्या एक नंबर से शुरू नहीं कर सकते, क्लास को आपको अल्फ़ाबेट से ही शुरू करना हो। इसके बाद आप नंबर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन .2 करके आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, ऐसे तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के हम लोग को अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर और देखते हैं क्या क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं क्लास सेलेक्टर कैसे काम करता है, सही है। तो चलिए देखते हैं। अब क्लास सेलेक्टर काम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो इस स्टाइल वाले को यहाँ से क्लियर करते हैं, जो भी है अपने क्रोम ब्राउज़र को ऊपर लाते हैं। अपना सॉरी कहाँ गया अपना क्रोम ब्राउज़र, अपना क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे आ गया बगल में। अपना VS कोड कहाँ पे, VS कोड यहाँ पे, चलिए सही। अब देखिए आप क्लास लगाने के लिए, क्लास मतलब आप क्लास सेलेक्टर की यूज करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट लगाना होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, आप सिंपल ओपनिंग टैग के ऊपर जाइए, आप लिखिए क्लास, और क्लास लिखने के बाद क्या हुआ, एक आया एमिट क्या दिया, क्लास इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे हम लोग एक आईडी का नाम दिए थे, उसी तरह हम लोग एक क्लास का नाम देंगे। जैसे क्लास का नाम हम क्या देते हैं, क्लास का नाम हम दे देते हैं रैंडम सा कोई नाम, जैसे पैरा क्लास, ठीक है, एक रैंडम सा नाम दे दी पैरा क्लास। तो चलिए पैरा क्लास एलिमेंट जो पैरा क्लास है, इसके ऊपर हम लोग चेंजेस लाते हैं। तो कैसे लाएंगे, हम डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पैरा अंडरस्कोर जो अपना क्लास का नाम है, और कर्ली ब्रेसेस खोलें और लिखें क्या, कलर रेड,
तो क्या हुआ, हम पैरा जो पहला पैराग्राफ था उसके ऊपर क्लास वाला अपना लगाए थे एट्रीब्यूट, इसका नाम था पैरा क्लास, तो इसका कलर क्या हो गया है, रेड में चेंज हो गया। सही है। अब हम चाहते हैं हेडिंग 2 का भी कलर रेड हो जाए, तो सिंपल हम आएंगे अपने हेडिंग 2 में और यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और इस क्लास का भी नाम सेम दे देंगे, क्या, पैरा क्लास। अब देखिए अपने हेडिंग 2 के भी ऊपर चेंजेस आ गया। तो आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग डिफरेंट कर रहा है। एक आईडी सेलेक्टर क्या होता है, एक क्लास सेलेक्टर क्या होता है। आईडी सेलेक्टर क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, लेकिन क्लास क्या होता है, क्लास एक कॉमन नेम होता है। जिस भी एलिमेंट के ऊपर हम चेंजेस लाना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्लास वाला अपना एट्रीब्यूट लगा के चेंजेस को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, आप दोनों लगा सकते हैं एट्रीब्यूट एक साथ ही, क्लास और आईडी वाला, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अपने चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ओके, तो अब हम लोग क्या क्या सीख लिए, हम लोग सीख लिए आईडी सेलेक्टर, हम लोग सीख लिए एलिमेंट सेलेक्टर, हम लोग सीख लिए क्लास सेलेक्टर। थोड़ा सा कुछ स्लाइड पीछे चलते हैं और थोड़ा पीछे, यहाँ पे आप लोग को एक इमेज दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या इमेज है, एक यहाँ पे इनलाइन आईडी क्लास एलिमेंट बहुत कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसका देखिए तो इसका पोजीशन लिखा हुआ क्या, 1s 10s 100 1000। अब क्या है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट टू लोएस्ट। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस इमेज को देख के, और इस इमेज के बारे में हम बताएं भी नहीं यहाँ पे क्यों दिया हुआ है इस इमेज। तो देखिए इस इमेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, जब हम लोग अपना पूरा सेलेक्टर पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आएंगे इस इमेज के ऊपर, और एक डीप सा मीनिंग इस इमेज के ऊपर मतलब हिडन है, तो इसको हम लोग डिस्कवर करेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जाने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, तो आज हम लोग सीखे CSS के बारे में, CSS का इम्पोर्टेंस देखें, CSS क्यों यूज करना चाहिए, CSS क्या हेल्प करता है, CSS नहीं रहने से क्या होता है, CSS ऐड करने से क्या होता है। फिर हम लोग क्या सीखे, फिर हम लोग सीखे CSS कितने तरह के होते हैं, तो CSS 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। फिर इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल तीनों CSS को अच्छे से जाने, अच्छे से डिफ्रेंशिएट किए। फिर हम लोग क्या सीखे, फिर हम लोग सीखे सेलेक्टर्स के बारे में। सेलेक्टर्स क्या करता है, सेलेक्टर हेल्प करता है किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करने में और उसके ऊपर CSS ऐड करने में। तो अब बात आती है सेलेक्टर्स के बारे में। तो सेलेक्टर कितने तरह के होते हैं, तो सेलेक्टर 5 तरह के होते हैं, जिसमें से हम लोग 3 तरह के सेलेक्टर्स देख चुके हैं। कौन कौन से, हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर देख लिए, हम लोग आईडी सेलेक्टर्स देख लिए, हम लोग क्लास सेलेक्टर्स देख लिए। सही है, तो हम लोग बहुत कुछ जान गए आज। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, थैंक यू।